हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसका ये 11वां पार्ट है, जिसमें हम 7वें चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के नियमों और इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फार्मूलों और नियमों को देख लेते हैं, जिससे कि हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पर पहला फार्मूला है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, जिसे हम दूरी सूत्र कहते हैं। इसमें बोला है कि यदि हमारे पास दो बिंदु, एक P जिसका निर्देशांक x1 y1 व Q जिसका निर्देशांक x2 y2 है, तब इनके बीच की दूरी का सूत्र होता है। इसे हम PQ से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि बिंदु PQ है तो उनके बीच की दूरी को हम PQ से प्रदर्शित करेंगे। और इसका फार्मूला हो जाएगा ये हमारा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप चाहें तो इन क्रमशः इनके भुजों या फिर कोटियों को बदल सकते हैं, यानी कि हम x1 के जगह पे x2 या फिर x1 के जगह पे x2 फिर x2 के जगह पे x1 कर देंगे। इसी टाइप से y1 के जगह पे y2 या फिर y2 के जगह पे y1 कर सकते हैं। तो अगर हम इनके क्रम को बदलते हैं तो हमें फार्मूला प्राप्त हो जाएगा ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम अगला फार्मूला देख लेते हैं। अगला फार्मूला हमारा है सेक्शन फार्मूला, जिसे हम विभाजन सूत्र कहते हैं। इसमें कहा है कि यदि हमारे पास दो बिंदु A जिसका निर्देशांक x1 y1 व B जिसका निर्देशांक x2 y2 है को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर कोई रेखा हो, ये एक रेखा है जिसके निर्देशांक यहाँ पर दिए हुए हैं कि यहाँ पर पहले से इसका निर्देशांक ये A, इसका निर्देशांक दिया x1 कामा y1। इसी टाइप से जो दूसरा बिंदु हमारा B है, इसका निर्देशांक यहाँ पे दिया x2 कामा y2। अब बोला है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो इनको विभाजित करने वाले बिंदु का जो निर्देशांक होता है, हम सबसे पहले देखेंगे कि ये विभाजन किस प्रकार का है। पहला इसमें से अंतः विभाजन के लिए और दूसरा है बाह्य विभाजन के लिए। अब अंतः विभाजन के लिए जो हमारा सूत्र होता है वो होगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, जहाँ पर सभी प्रतीकों का मतलब आपको मालूम ही है कि m1 ये जो अनुपात दिया हुआ है उसका पहला पद है और x2 ये दूसरे बिंदु का भुज है। इसी टाइप से अगर हम m2 की बात करें तो अनुपात का दूसरा पद और x1 पहले बिंदु का भुज है, फिर बटे m1 प्लस m2 है, यानी कि अनुपात में दोनों पदों का योग। इसी टाइप से अगर हम इस जो विभाजन बिंदु का निर्देशांक का जो कोटि है, इसमें जो दूसरा कोटि वाला पद है, इसमें हो जाएगा m1 के बारे में आप जानते ही हो, और y2 दूसरे बिंदु का कोट है प्लस m2 ये अनुपात का दूसरा पद और y1 पहले बिंदु का कोटि है, और बटे m1 प्लस m2 के बारे में हम जानते ही कि अनुपात के दोनों पदों का योग है। ये हमारा अंतः विभाजन का सूत्र होता है। इसी टाइप से आप बाह्य विभाजन के लिए देखेंगे तो जो अंतः विभाजन का सूत्र है लगभग वही बाह्य विभाजन का भी सूत्र होता है, केवल यहाँ पर माइनस के अंतः विभाजन में प्लस जहाँ प्लस है उसके जगह पर माइनस कर देंगे, तो ये बाह्य विभाजन का सूत्र हो जाएगा। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल अंतः विभाजन ही है, बाह्य विभाजन से हमें कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। अगला यहाँ पर है जो भी तक हम अंतः विभाजन के लिए सूत्र पढ़े हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस h2 कोटि m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसकी एक विशेष स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जिसमें बोला गया है कि एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उसे 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई मान लीजिए कोई रेखा हो तो उसका जो मध्य बिंदु होता है उसको 1:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। जैसे ये रेखा हो गया, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए रेखा का शीर्ष यहाँ पर अंत बिंदु AB है, और इसका मध्य बिंदु अगर यहाँ पर मान लेते हैं P है, तो जो P होगा वो इस रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। और अगर इन दोनों भाग बराबर हैं, यानी कि AP बराबर PB के हैं, तो इनमें जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमें 1:1 का अनुपात 1:1 का ये रेशियो मिलेगा। वही यहाँ पर बोला है कि एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उसे 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। उसके बाद
अतः बिंदु ए x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो अगर हम मध्य बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा m1 और m2 दोनों का वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ पर मान हम रख देंगे इस फार्मूले में, m1 की जगह पर 1, फिर हो जाएगा हमारा x1। यहाँ पर ये क्रम को पलट दिया लेकिन उससे भी मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस 1 इंटू x2 और बटे ये m1 m2 दोनों का वैल्यू 1 है, तो यही हो जाएगा 1 + 1। इसी टाइप से हम कोट वाला पद देखेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा। फिर इनको सॉल्व करेंगे, 1 का गुणा x1 में होगा तो हमें x1 ही प्राप्त होगा। इसी टाइप से 1 का गुणा x2 में होगा तो केवल x2 प्राप्त होगा, तो अंश में हो जाएगा x1 + x2 और बटे 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। इसी टाइप से कोटि वाला हो जाएगा y1 + y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु का हमारा फार्मूला होता है कि यहाँ पर दोनों बिंदु हैं, एक ए जिसका निर्देशांक x1 y1 और b x2 y2 है, तो उनके मध्य बिंदु का फार्मूला होगा x1 + x2 y2 y1 + y2 2। ये इस चैप्टर से संबंधित हमारा लास्ट फार्मूला था। और भी फार्मूले होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस से बाहर के हैं और हम पहले ही आपको बता चुके हैं। केवल हम इसमें उन्हीं फार्मूलों का वर्णन किए हैं जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए अब हम इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जिसमें कहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 दूसरा दिया 2,3 और तीसरा -2, -11 संरेखी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संरेखी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 बिंदु है, एक हम मान लेते हैं ए, दूसरा बिंदु बी और उसके बाद तीसरा बिंदु सी है। अगर ये तीनों बिंदु हमारे संरेखी हैं यानी कि ए बी सी अगर संरेखी हैं तो संरेखी का मतलब होता है जब ये किसी एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन बिंदुओं को हम संरेखी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर मान लीजिए हम रेखा बनाते हैं तो ये हमारे पास एक रेखा हो गया। अब अगर तीनों बिंदु इसी एक ही रेखा पर स्थित हो तो हम बोलेंगे तीनों बिंदु हमारे संरेखी हैं। कहने का मतलब जैसे ए यहाँ पर हो गया, इसी टाइप से कहीं पर बी इसी रेखा पर मान लेंगे और इसी रेखा पर इसका अंत बिंदु सी मान लेते हैं। अब बोलेंगे कि यहाँ पर ये तीनों बिंदु ए बी सी संरेखी हैं। और अगर आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो संरेखी की स्थिति में यहाँ पर ए बी + बी सी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए बी + बी सी इन दोनों का जो योग होगा वो ए सी के बराबर होगा। ये हमारा संरेखी का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 3 बिंदु ए बी सी संरेखी हैं तो उस स्थिति में पहले और दूसरे बिंदु के बीच का दूरी और दूसरे और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी का योग पहले और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होता है। तो हम बोलेंगे तीनों बिंदु संरेखी हैं। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर 3 बिंदु हमारे पास मालूम है, 1,5 दूसरा 2,3 और तीसरा -2, -11 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे कि बिंदुओं ऐसे तीनों बिंदुओं को हम लिख देंगे कि तीनों बिंदुओं का कुछ नाम मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी सी बोले इसे मान लेंगे तो ये ए हो जाएगा, इसका निर्देशांक भी बगल में लिख देंगे 1,5। दूसरा बिंदु हमारा है जिसको हम बी नाम दे देते हैं तो इसका निर्देशांक है 2,3 और उसके बाद तीसरा बिंदु है हमारा, इसका नाम हम सी दे देते हैं तो ये सी हो जाएगा -2, -11 लिख देंगे के संरेखी के लिए यहाँ पे लिख देंगे। इस टाइप से आपको लिखना होगा, लिख देंगे संरेखी के लिए। अब संरेखी का कॉन्सेप्ट अभी ऊपर आपको हम बता ही चुके हैं, इसी कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करेंगे कि यहाँ पर 3 बिंदु ए बी सी हमें संरेखी दिखाना है तो पहले हम ए बी + बी सी ज्ञात कर लेते हैं और बाद में ए सी ज्ञात कर लेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो ये संरेखी होंगे और अगर बराबर नहीं आते हैं तो संरेखी नहीं होंगे। यहाँ पर हम ज्ञात कर के लिए यहाँ पर पहले हम ए बी + बी सी ज्ञात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए बी उसके बाद + बी सी। अब ए बी का मतलब होगा ए और बी के बीच की दूरी, इसी टाइप से बी सी का मतलब होगा बी और सी के बीच की दूरी। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की यहाँ पर हम दूरी निकाल लेते हैं और अगर इनके बीच की दूरी का जो योग होगा वो ए सी के बराबर होता है तो उस स्थिति में ये तीनों बिंदु हमारे संरेखी होंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे, हमें फार्मूला पहले हम पढ़ चुके हैं कि इसका फार्मूला होता है x2 - x1। अब इनमें से आप किसी को भी x1 x2 इस टाइप का मान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एक जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसको हम x1 y1 मानते हैं तो b को हम
यहाँ पे x2 y2 मान लेंगे। आप चाहें तो इसको एक क्रम को बदल भी सकते हैं, यानी कि b को x1 y1 और उसके बाद a को x2 y2 मान सकते हैं, उससे मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम इनका मान रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस उसके बाद होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, माइनस y1 का मान 5 है तो ये हो जाएगा -5 इसका स्क्वायर। उसके बाद प्लस होता है, प्लस लिख देंगे, यहाँ पर प्लस है प्लस लिख देंगे, फिर BC, और BC का मतलब होगा B और C के बीच की दूरी। तो B और C के बीच की जब हम दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर हम फिर इसको हम जैसे यहाँ पर माने थे वैसे मान लेंगे, जैसे इसको आप x2 y2 माने हो, इसको यहाँ पर हम अब x1 y1 मान लेते हैं कि हमारा x1 हो गया और ये क्या हो गया y1 हो गया। अब फिर आप चाहो तो इसको x2 y2 मान सकते हो, इसको x1 y1 मान सकते हैं। ऐसा हम पहले ही बता चुके हैं कि आप इनके क्रम को बदल देंगे, मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जब हम फिर फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो ये होता है हमारा फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू 2 है, यहाँ पर x2 के जगह पे हम अब 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद माइनस x2 माइनस x1 होता है, x1 का वैल्यू भी माइनस 2 है तो यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये फिर उसके बाद स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 इसका वैल्यू 3 है, 3 हो जाएगा, माइनस y1 का मान -11 है तो माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, +11 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। ये हमारा हो गया, फार्मूले का प्रयोग यहाँ पर कर दिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर इसको थोड़ा हम एक लाइन कम कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस उसके बाद यहाँ 3 में से 5 घटेगा, -2 बचेगा। फिर -2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें +4 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक हो जाता है। प्लस उसके बाद दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 दोनों जुड़ेंगे तो 4 होगा, 4 का वर्ग 16, और उसके बाद प्लस यहाँ पर अगला 3 और 11 है, 11 3 ये 14 हो जाएगा, और 14 का यहाँ पर फिर 11 3 14 होगा, 14 का वर्ग ये होता है हमारा 196, तो यहाँ पर 196 लिख देंगे। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो 1 और 4 ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 5 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद इसको भी यहाँ से हम जोड़ लेते हैं तो 196 और 16 को जोड़ेंगे, 6 6 ये 12 के जगह पे 2 हो गया, और उसके बाद 9 1 10 और 1 हासिल बचा था, 9 1 10 और 1 ये 11 हो जाएगा, फिर 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, यानी कि √212 प्राप्त हुआ। आप चाहें तो इसका वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब है नहीं उसका, तो इसको ऐसे ही यहीं पर हम छोड़ देते हैं। अब AB प्लस BC हो गया। इसी टाइप से अगला हम AC मालूम कर लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पे तथा AC। अब AC जब मालूम करेंगे तो AC का मतलब होगा A और C के बीच की दूरी। अब A और जैसे कि हम यहाँ पर AB और या फिर BC के बीच की दूरी निकाले, उसी टाइप से हम AC निकालेंगे, और जब AC हम निकालेंगे तो फिर वही फार्मूले का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1। अब यहाँ पर हमारा A वाला x1 y1 होगा, और उसके बाद जो C होगा ये x2 y2 होगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि -2, और उसके बाद -1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -11, उसके बाद -5 का स्क्वायर। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -2 -1 -3 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर जो होगा वो +9 हमें प्राप्त होगा। उसके बाद प्लस -11 -5 ये हो जाएगा -16, और -16 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमें 256 प्राप्त होगा। इसको फिर हम जोड़ लेते हैं, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 9 6 ये 15 होगा, 15 के जगह पे 5, 1 हासिल बचेगा 5, और उसके बाद 1 ये 6 हो गया, फिर उसके बाद 2 यानी कि 265 प्राप्त हुआ। ये हमारा AC का मान है। अब अगर हम देखें तो जो AB प्लस BC निकाले उसमें 2 पद हैं, जबकि AC में केवल 1 पद है। दोनों ये सब स्क्वायर रूट में है, इसलिए ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूँकि यहाँ पर दोनों वैल्यू बराबर नहीं मिले, हम लिख देंगे यहाँ पर चूँकि AB प्लस BC नॉट इक्वल AB प्लस BC
नॉट इक्वल AC, और अगर ये बराबर नहीं है तो उस स्थिति में बोलेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। लिख देंगे अतः बिंदु तीनों बिंदु का निर्देशांक लिख देंगे 1,5, दूसरा है हमारा 2,3 व तीसरा दिया है -2, -11। ये संरेखी लिख देंगे कि संरेखी नहीं है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। लिख देंगे संरेखी नहीं है। हमारे क्वेश्चन में बोला था कि क्या ये तीनों बिंदु, बोला था निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना ये तीनों संरेखी हैं। तो यहाँ पर जो हम सॉल्व किए तो संरेखी का कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके हैं कि अगर तीन बिंदु ABC संरेखी हैं तो उस स्थिति में AB + BC = AC के होना चाहिए। लेकिन जब इसको हम सॉल्व किए तो हमें AB + BC नॉट इक्वल AC मिला, इसलिए हम बोल देंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोला है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, दूसरा निर्देशांक दिया 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, इसको हम एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए हमारे पास एक चित्र है, एक त्रिभुज है जिसमें अभी कंफर्म नहीं है कि इसकी कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इसके शीर्षों को हम लिख देते हैं कि ये मान लीजिए पहला शीर्ष है जिसको हम A से नाम दे दिए, दूसरा B और तीसरा C। इनके निर्देशांक दिए हुए तो इनको हम क्रम से लिख लेते हैं। पहला निर्देशांक है 5, दूसरा है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और उसके बाद तीसरा है 7, तो लिख देंगे 7, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो उस स्थिति में इसकी कोई दो भुजाएं बराबर होंगी। हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमें कोई दो भुजा बराबर मिलती है तो उस स्थिति में बोलेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ पर लिख देंगे कि पहले हम A व B के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिख देंगे कि बिंदुओं A व B ऐसे लिख देंगे। बिंदु A जिसका निर्देशांक हम माने हैं 5, और उसके बाद B जिसका निर्देशांक 6, है के बीच की दूरी। अब लिख देंगे के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। और इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी का फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनके बीच की दूरी जो होगा AB, दो बिंदु एक A मान है, दूसरा B मान है, तो इनके बीच की दूरी को हम AB से दिखा देते हैं। अब AB बराबर होगा, फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि AB बराबर होता है स्क्वायर रूट, यानी कि जो भी पद होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं, तो इसको हम लिख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट x2 - x1 का स्क्वायर होता है। अब किसी को यहाँ पर आप x1 y1 इस टाइप से मान सकते हो। जैसे कि अगर हम इसको मान लीजिए A को हम अगर x1 और उसके बाद y1 माने हैं तो जो B होगा इसको हम x2 और उसके बाद y2 मानेंगे। इस प्रकार से जब इनका हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x2 - x1 यानी कि 6 - 5, यहाँ पे लिख देंगे 6 - 5, उसके बाद स्क्वायर होता है, स्क्वायर हो गया, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 4, और उसके बाद y2 हो गया माइनस y1, और y1 का मान 2 है, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि +2 हो जाएगा। फिर आगे इसका भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर देते हैं। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 में से 5 घटेगा, यानी कि 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 हो गया, प्लस उसके बाद आगे अगर देखें तो 4 और 2 6, और 6 का वर्ग 36 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 36, और 36 और 1 जुड़ेगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा स्क्वायर रूट 37। अब यहाँ पर हमें AB का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम BC और AC निकालेंगे। लिख देंगे यहाँ पर इसी प्रकार अब इतना विस्तार में हम नहीं लिख रहे हैं, सीधे यहाँ पर हम BC और CA निकाल लेते हैं। तो लिख देंगे इसी प्रकार BC, और जब इसी प्रकार से आप BC निकालोगे तो यहाँ पर BC बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर निकाले हैं। इसी टाइप से यहाँ पर हम BC का वैल्यू भी फाइंड करेंगे, और जब हम BC का वैल्यू निकालेंगे तो जैसे यहाँ पर x2 y2 माने थे वैसे मानेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 7 - 6, यहाँ पर लिख देंगे 7 - 6 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1, तो ये हो जाएगा -2, और उसके बाद -y1 का मान 4 है, तो उसके बाद हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर। इसको फिर आगे हम सॉल्व करेंगे
तो जब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 में से 6 घटेगा, ये 1 बचेगा और 1 का वर्ग 1 ही होता है। उसके बाद प्लस आगे -2 -4 -6 होगा और -6 का वर्ग ये -6 का वर्ग करेंगे तो यहाँ से हमें 36 प्राप्त होगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 36 और 1 ये हो जाएगा हमारा 37। अब आगे हम BC मालूम कर लिए, अब AC मालूम कर लेते हैं। लिख देंगे AC जब निकालेंगे तो AC का मतलब होगा A और C के बीच की दूरी। तो यहाँ पर AC मालूम कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर BC मालूम किए उसी टाइप से AC मालूम करेंगे। तो जब AC मालूम करेंगे हम तो उस स्थिति में A के निर्देशांक को हम x1 y1 और उसके बाद जो C होगा उसके निर्देशांक को x2 y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जब इनके वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 होता है, तो ये हो जाएगा 7 और माइनस x2 माइनस x1 का मान ये 5 हो जाएगा, तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस उसके बाद y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 का मान -2 और उसके बाद माइनस y1 का मान -2 है। तो माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि -2 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा ये 7 में से 5 घटेगा, यानी कि 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस उसके बाद -2 + 2 ये 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। फिर आगे ये केवल 4 बचेगा और 4 का वर्गमूल 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि AB, एक बात और यहाँ पर अगर आप इसके मात्रक लिख देते हैं तो काफ़ी सही होगा। AB ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, उनके बीच की दूरी को का जो मात्रक होगा उसको हम इकाई बोलते हैं या फिर मात्रक सीधे बोल देंगे। तो यहाँ पर इकाई लिख देंगे, ज़्यादा सही होगा हमारे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि स्क्वायर रूट ये 37 इकाई मिला था, ये भी हमें स्क्वायर रूट 37 इकाई मिला। और जो दूसरा यहाँ पर हम निकाले AC निकाले, ये हमें मिला यहाँ पे 2 इकाई मिला, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इकाई। अब यहाँ से अगर हम देखें तो AB और BC दोनों का वैल्यू स्क्वायर रूट 37 प्राप्त हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो AB था वो BC के बराबर प्राप्त हुआ है। और किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि वो समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करती हैं या वो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूँकि AB बराबर, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि AB बराबर BC, इसलिए बिंदु जो यहाँ पे तीनों बिंदु दिए हुए हैं उनको हम लिख देंगे बिंदु 5, -2, दूसरा बिंदु है 6, 4 हुआ, तीसरा है हमारा 7, -2, लिख देंगे एक समद्विबाहु यहाँ पर बोला था क्या, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लिख देंगे बिंदु इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इतना हमारे लिए लिखना जरूरी है। यहाँ पर हम प्रत्येक क्वेश्चन को उसी प्रकार से आपको सॉल्व करके बताएंगे जैसा कि आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक ऐसे भी आप यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इन तीनों बिंदुओं से हमने देखा कि ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रही थी, इसलिए ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा है कि x अक्ष पर इस वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि जो हमें बिंदु ज्ञात करना है वो x अक्ष पर ज्ञात करना है, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है। इसलिए यहाँ पर हम जब बिंदु मानेंगे तो उसको ध्यान देंगे कि y निर्देशांक उसका 0 होना चाहिए। लिख देंगे यहाँ पर हम कि माना x अक्ष पर, ये लाइन आप जरूर लिखेंगे क्योंकि इसी के अनुसार ही हम कन्फर्म बता देंगे कि वह बिंदु कौन सा है। तो लिख देंगे माना x अक्ष पर बिंदु। अब ये बिंदु हमको मानना है तो इसका कुछ नाम मान लेते हैं कि इसका नाम P है। तो लिख देंगे माना x अक्ष पर बिंदु P, इसका निर्देशांक हम मान लेंगे यहाँ पर x, 0, क्योंकि y का निर्देशांक 0 है इसलिए यहाँ पर P का निर्देशांक होगा x, 0 है। तो लिख देंगे माना x अक्ष पर बिंदु P x, 0 है, जिसका जो या फिर इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बोला है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो लिख देंगे जो
बिंदुओं, अब दोनों बिंदुओं का भी यहाँ पर हम कुछ नाम मान लेते हैं पहले बिंदु का नाम ए जिसका निर्देशांक 2, -5 और उसके बाद वह दूसरा बिंदु इसको हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बी, इसका निर्देशांक हमें भी इसका भी मालूम है -2, 9 है। तो लिख देंगे यहाँ पर सेंटेंस आप ध्यान देंगे, लिख देंगे जो बिंदु ए व बी से समदूरस्थ है। ये हमारे क्वेश्चन में बोला है कि जो हमें बिंदु मालूम करना है वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। और अगर ये इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है तो उस स्थिति में क्या होगा, पी ए से जितनी दूरी ए से पी की है उतनी ही दूरी बी से पी की है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए ये हो जाएगा हमारा पी ए बराबर पी बी, यानी कि जो पी होगा वो ए और बी से समान दूरी पर है। अब हम पी ए का मतलब हुआ पी और ए के बीच की दूरी, और जब हम पी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जो कि पहले ही आप पढ़ चुके हो कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे, और जब हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज करते हैं तो यहाँ पर P जो होगा इसको हम x1 y1 मान लेते हैं P के निर्देशांक को। उसके बाद A है, P A निकालना है तो A के निर्देशांक को हम x2 y2 मान लेते हैं। हमारा फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर। x2 का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया है तो ये हो जाएगा 2 - x1 का वैल्यू x है तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। y2 का वैल्यू अगर देखें तो ये -5 है और y1 यहाँ पर 0 है तो y1 का मान 0 हो जाएगा। ये हमारा पी ए का स्क्वायर हो गया, सॉरी पी ए का वैल्यू हो गया। उसके बाद बराबर है, बराबर लिखते हैं, फिर पी बी का मान हमें निकालना है। तो जैसे आप पी ए का मान निकाले हो उसी टाइप से हम यहाँ पर पी बी का मान निकाल लेते हैं। अब पी बी का मान निकालेंगे जब, तो यहाँ पर P वाला जैसा कि हम पहले देखे थे इसको x1 y1 मान लेते हैं, और उसके बाद जो B का निर्देशांक है उसको x2 y2 मान लेते हैं। तो फिर फार्मूले का यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूले का, तो होगा -x2 और सॉरी x2 - x1, तो x2 की जगह पे -2 है तो ये हो जाएगा -2। उसके बाद -x1 की जगह पे x है तो x हो गया, स्क्वायर होता है, स्क्वायर लिख देंगे। फिर आगे प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है, y2 का वैल्यू यहाँ पर 9 हो जाएगा और -y1 का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर हो गया। आगे इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट जो यहाँ पर दिया हुआ है ये हट जाएगा दोनों साइड से। अब स्क्वायर रूट ये हट गया तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बचेगा केवल 2 - x का स्क्वायर। उसके बाद प्लस यहाँ पर -5 में से 0 घटेगा तो केवल -5 बचेगा, यानी कि ये हो गया -5 का स्क्वायर। उसके बाद बराबर दूसरे साइड में अगर हम देखें तो -2 - x, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये केवल बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। और उसके बाद प्लस यहाँ पर 9 में से 0 घटेगा तो केवल 9 बचेगा, यानी कि ये बचेगा 9 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -b के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4, उसके बाद प्लस x स्क्वायर और -4x प्लस उसके बाद -5 का स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा, बराबर उसके बाद 2 + x यानी कि ये +b के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। ये हो जाएगा हमारा 4 + x स्क्वायर और उसके बाद प्लस ये हो गया 4x और उसके बाद प्लस 9 का स्क्वायर ये 81 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमारा ये 4 से 4 दाएं साइड में प्लस में है और बाएं साइड में भी प्लस में, तो 4 से 4 कटा। इसी टाइप से x स्क्वायर दोनों साइड में प्लस में है तो x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब जो पद बचे हुए हैं उनको हम लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है -4x बाएं साइड में और दाएं साइड में +4x है, तो हम 4x को बाएं साइड से दाएं तरफ ले आते हैं तो 4x और 4x ये टोटल हमारा हो जाएगा 8x, यानी कि अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पर इसकी जगह पे, ये हो गया हमारा 8x। उसके बाद 81 है, 81 को हम दाएं तरफ से बाएं तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 25 पहले से ये प्लस में था, माइनस कितना -81 हो गया। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। जब x बराबर लिखेंगे तो x बराबर ये होगा हमारा, अब 8 का गुणा है दूसरी तरफ जाएगा तो भाग होगा, लेकिन उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 81 में से 25 में से 81 जब घटेगा तो ये हमारे पास हो गया 5 में से जैसे 11 घटा, ये तो घटेगा नहीं कि उधार लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद 7 बचा, 7 में से 2 निकला तो ये 5 बचेगा, यानी कि यहाँ से हमें ये मान -56 प्राप्त हो जाएगा।
अब बटे उसके बाद 8 से भाग है तो 8 से हम भाग कर देते हैं, और जब 8 से भाग करेंगे तो ये 8 से कटेगा तो ये -7 होगा। 8 सते 56, ये हमारा यहाँ पर x का ये वैल्यू हो गया। यहाँ से हमें x का मान मिल गया। अब बोला था कि x अक्ष पर हुआ बिंदु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर x का मान हमें -7 मिला है। यहाँ पर लिख देंगे कि अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, यहाँ पर वह बिंदु बोला था, वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। अब यहाँ पर उसका निर्देशांक आप ध्यान देंगे तो माना गया था x, 0 और x का मान हमें मालूम ही हो गया, तो लिख देंगे बिंदु का निर्देशांक x के जगह पे -7 और y के जगह पे 0 है, तो 0 हो गया। इस -7, 0 है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये यहाँ पर हमें 2 बिंदु दिए और बोला है कि इन बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होगी उसको ये तीसरा बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे कि उसमें था वैसे हम मान लेंगे यहाँ पर कुछ कि किसी अनुपात में ये विभाजित करेगा। लिख देंगे कि माना बिंदुओं, देखिए यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ये लिखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप एग्जाम में ये नहीं लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर कभी नहीं मिलेंगे। तो लिख देंगे माना बिंदुओं -3, 10 व दूसरा दिया हुआ बिंदु हमारा 6, -8, लिख देंगे 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को माना बिंदु न को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु अब जो बिंदु विभाजित कर रही है उसका निर्देशांक हम लिख देते हैं को बिंदु -1, 6 बोला था वो अनुपात ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे को बिंदु -1, 6 ये लिख देंगे के अनुपात 1 में विभाजित करती है। मतलब यहाँ पर हम ये मान लिए हैं कि ये जो अनुपात है वो के अनुपात 1 है, इस अनुपात में ये विभाजित करती है। आप चाहो तो यहाँ पर m1, m2 इस टाइप से भी मान सकते हो अनुपात, लेकिन अगर हम ऐसा मानते हैं कि अनुपात 1 मानते हैं तो कैलकुलेशन हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए जब भी आपको अनुपात ज्ञात करना हो तो उस स्थिति में आप हमेशा के अनुपात 1 ही मानोगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। अब यहाँ पर लिख देंगे, अब फार्मूले का यूज हम कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर अतः या फिर इसलिए का सिंबल लगा देंगे। अब हम फार्मूला जो पढ़े हैं उसके अनुसार हमारा होता है x y, यानी कि जिस बिंदु का निर्देशांक, तो बिंदु का निर्देशांक हमें पहले से ही मालूम है, उसके जगह पे ये हो जाएगा हमारा -1, 6, उसके बाद बराबर फार्मूला आपको याद ही होगा। जो हमारा फार्मूला था वो था हमारा em1 और em1 के जगह पर यहाँ पर वैल्यू इसका k है, तो ये हो जाएगा k इंटू x2, और x2 का वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर आप इसको जैसे -3 को अगर हम x1 मानते हैं तो ये हमारा y1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 6x2 और ये y2 हो गया। यहाँ पर k इसको m1 और इसके बाद जो 1 है ये m2 हो गया। अब सीधे हम फार्मूले का यूज करते हैं, फार्मूले की सहायता से इनके वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा फार्मूला होता है m1 x2, m1 के जगह पे k और x2 इसका वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस आगे होता है फिर m2 x1 और m2 का वैल्यू 1 है। फिर x1 की अगर हम बात करें तो x1 का मान -3 है, तो यहाँ पर -3 लिख देंगे। फिर उसके बाद बटे m1 प्लस m2 होता है, तो m1 की जगह पे k और m2 के जगह पे 1, ये हमारा भुज हो गया। उसके बाद अगर हम कोट की बात करें तो कोट ही हमारा होता है फिर यहाँ पर m1 उसके बाद y2, और y2 का वैल्यू अगर हम देखें तो ये -8 है, -8 लिख देंगे। उसके बाद प्लस m1
m2, उसके बाद y1, तो m2 के जगह पे 1 और y1 इसका मान 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। फिर बटे m1 प्लस m2 होता है, तो m1 के जगह पे k और m2 के जगह पे 1, तो 1 लिख देते हैं। ये हमारा हो गया। अब इसी को हम इधर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर बाईं साइड में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो गया -1, 6 बराबर दाएं साइड वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो 6 का गुणा k में होगा, ये हो गया हमारा 6k। उसके बाद -1 का गुणा प्लस में 1 में होगा, तो ये -3, और उसके बाद हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये k+1 है, k+1 ही रहेगा। उसके बाद अगर हम कोटि को देखें तो -8 का गुणा k में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा -8k। उसके बाद फिर 10 का गुणा 1 में होगा, तो प्लस ये 10 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हर की बात करें तो ये हर में हो जाएगा k+1। अब ये हमारा यहाँ से दोनों साइड में निर्देशांक हमें मालूम हो गए। यहाँ पर दोनों साइड ये बराबर है, इसलिए हम दोनों पक्षों की तुलना कर देते हैं। लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर, या फिर सीधे लिख देते हैं तुलना करने पर। लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर। अब यहाँ पर हम जब दोनों पक्षों की तुलना करते हैं तो चाहे आप ये भुज को भुज के बराबर रख देंगे या फिर कोटि को कोटि के बराबर। अब यहीं पर हमारा क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पर हम m1 m2 माने होते तो यहाँ पर हमें भुज को भी सॉल्व करना पड़ता और कोटि को भी। लेकिन जब k/1 मानते हैं तो या तो आप भुज को सॉल्व कर लो या फिर कोटि को, आंसर वही मिलेगा हमें। तो जो भी आसान लगे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम भुज को सॉल्व कर लें तो इस प्रकार से जब हम भुज वाला भुज के बराबर होगा, कोटि वाला कोटि के बराबर होगा। हम भुज को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा -1 बराबर ये 6k -3, और उसके बाद बटे k+1। ये हमारा भुज को भुज के बराबर रख दिए। आप चाहो तो इसको कोटि को कोटि के बराबर रख के सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हम दोनों को नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अब k+1 का यहाँ पर भाग है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। इस टाइप से ये हो जाएगा हमारा -k, उसके बाद -1 बराबर ये हो गया 6k -3। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो -k को ये हम बाईं तरफ से दाईं तरफ लाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि -k ये प्लस में हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा k+6 के पहले से था, उसके बाद बराबर -3 को हम दाईं तरफ से बाईं तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि +3 और पहले से उधर -1 था। आगे इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ये 6k और +k, ये कुल मिला के हमारा ये हो जाएगा 7k, और उसके बाद बराबर 3 में से 1 घट जाएगा तो ये 2 बचेगा। फिर आगे अगर इसको हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा k बराबर 2/7। फिर इसको अगर हम अनुपात में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा k/1, क्योंकि आप यहाँ पर k के नीचे 1 मान सकते हो तो k/1 बराबर ये हो जाएगा हमारा 2/7। और यही अनुपात हमें यहाँ पर मालूम करना था कि k ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो जो हमें अनुपात मिला वो मिला 2/7। लिख देंगे अतः अनुपात या विभाजन बिंदु का अनुपात, ऐसा लिख देंगे अतः अनुपात, सीधे लिख दीजिए अतः अनुपात 2/7 है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा है यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। अब यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में कुछ बिंदु दिए हुए हैं, इनके अनुसार हम एक रेखा बना लेते हैं और इन बिंदुओं को पहले हम प्रदर्शित कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम रेखा बनाएं तो ये मान लीजिए हमारे पास एक रेखा हो गई। यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं उनको हम दर्शा लेते हैं। बोला कि A और B 2 बिंदु हैं जिनके निर्देशांक हमें मालूम है। यहाँ पर ये बिंदु A मान लेते हैं, इसको हम बिंदु B मान लेते हैं। अब यहाँ पर
ए का निर्देशांक हमें मालूम ही है कि ए का निर्देशांक यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका निर्देशांक -2 कामा -2 और उसके बाद बी इसका निर्देशांक 2 कामा -4 है। फिर आगे यहाँ पर बोला है हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक ज्ञात करना है और बोला है AP बराबर 3/7 AB। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे AP बराबर 3/7 AB बोला है, यानी कि जो AP होगा वो AB से छोटा है और उसके बाद इसका 3/7 भाग है। तो याद करिए जैसे आप भिन्न पढ़ते हो उसी टाइप से इसको क्वेश्चन है कि जो AP है वो AB का 3/7 है, यानी कि जो AB होगा उसको अगर हम 7 हिस्सों में विभाजित करें तो उनमें से 3 हिस्सा हमारा AP होगा। अब इसको हम 7 हिस्सों में वैसे आप बांट नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम कोई बिंदु P मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बिंदु P माने, इसको चाहे हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में उसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि AP, ये ऐसे लिख देंगे कि चूँकि AP बराबर 3/7 AB। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि AP/AB यहाँ पे लिख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा AP और उसके बाद बटे AB का यहाँ पर गुणा है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो AP/AB ये बराबर हो जाएगा हमारा 3/7। लेकिन हमें अनुपात AP और PB में चाहिए, तो यहाँ पर हम अंतरानुपात का नियम लगा देते हैं। लिख देंगे यहाँ पर अंतरानुपात के नियम से, अंतरानुपात के नियम से। अब अगर हम अंतरानुपात का नियम लगाएं तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं अंतरानुपात के नियम से हमें मालूम है कि अगर हम AB में से AP को घटा देते हैं तो ये केवल PB बचेगा। तो यहाँ पर AB में से AP को घटा के हम हर में लिख देते हैं, अंश वाला वैसे रहने देते हैं, तो ये AP होगा। अंतरानुपात का नियम आप पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे, तो ये हो जाएगा AP अंश में रहेगा और हर में ये हो गया हमारा AB माइनस AP। ये अंतरानुपात के नियम से हम लिखे। उसके बाद जो काम हम बाएं साइड में किए हैं वही प्रक्रिया दाएं साइड में भी अपनाएंगे। तो अंश वैसे रहने देते हैं, हर में से अंश को घटाएं, तो यहाँ भी हर में से अंश को घटा देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 7 - 3। अब आगे इसको अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा अंश में AP और बटे जब AB में से AP घट गया तो ये हमारा केवल PB बचेगा और बराबर ये हो जाएगा 3/4, यानी कि ये हमें अनुपात मिल गया कि AP/PB इनका जो अनुपात मिला हमें 3:4 मिला। आप चाहो तो ये बटे में अनुपात में लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा AP/PB बराबर ये आएगा, हमें मिलेगा 3:4। तब यहाँ पर AP और PB में हमें अनुपात मिल गया कि ये होगा हमारा 3:4। आगे अब हम बिंदु P का निर्देशांक सेक्शन फार्मूले की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पर बिंदु P का निर्देशांक। अब अगर हम बिंदु P के निर्देशांक की बात करें तो यहाँ पर जो बिंदु P का निर्देशांक होता है वो हम सेक्शन फार्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा, हमें फार्मूला पहले ही हम पढ़ चुके हैं, होता है हमारा m1 x2 और m1 का वैल्यू अगर देखें तो ये 3 है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद x2 का वैल्यू 2 है तो 3 × 2, उसके बाद फिर प्लस होता है, प्लस लिख देंगे। उसके बाद m2 x1, m2 का मान यहाँ पे 4 है, 4 हो गया। और उसके बाद x1, अगर x1 की बात करें तो ये मान -2 दिया है, -2 लिख देंगे और बटे होता है m1 + m2, m1 का मान 3 और m2 का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 3 + 4। उसके बाद कामा ये भुज हो गया जो हमारा विभाजन बिंदु का। कोटि हम लिख लेते हैं, कोटि भी इसी टाइप से हो जाएगा, m1 मान 3 है और उसके बाद y2 का मान -4 है, तो 3 × -4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस m2 y1, m2 का मान 4 और y1 का मान अगर देखें तो y1 का मान -2 दिया है, यहाँ पे लिख देंगे -2, फिर बटे m1 + m2, तो ये हो जाएगा 3 + 4। इसको अब आगे हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा वही हमारा बिंदु P का निर्देशांक होगा। अब 3 का गुणा 2 में हुआ तो ये हो जाएगा 6 और 4 का गुणा -2 में होगा तो ये हो जाएगा -8। उसके बाद बटे हर की बात करें तो 3 4 ये 7 हो गया, कामा आगे इसको सॉल्व करते हैं। 3 का गुणा -4 में होगा तो माइनस ये हो जाएगा 12। उसके बाद 4 का गुणा -2 में हुआ तो ये -8 हो गया और उसके बाद बटे 3 4 7 हो जाएगा। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा
6 में से 8 घटेगा, ये हो जाएगा -2 और उसके बाद बटे 7 कामा -12 -8, ये हो गया -20 बटे 7। ये हमें विभाजन बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हो गया। और यहाँ पर बोला था कि बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। लिख देंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक अब इसका निर्देशांक पूछा था तो लिख देंगे बिंदु P का निर्देशांक ये हमें मिला है -2 कामा 7 और उसके बाद कामा -20 बटे 7 है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी तक हमने इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण नियमों और क्वेश्चनों को सॉल्व करके देख लिया जो यूपी बोर्ड की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। अब हम इससे आगे के जो हमारा अगला चैप्टर है उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।